नमस्कार दोस्तों, जीके मैथोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं आज फिर 16th और 17th की करंट अफेयर्स को लेकर हाजिर हूँ आपके सामने। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब कुशल मंगल होंगे इस महामारी के बीच। और जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, अगर मेरी वीडियोस आपको हेल्पफुल लगती है तो लाइक कर दीजिएगा। एंड इवन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको डिटेल्स में करंट अफेयर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो शेयर कर दीजिएगा। और अगर मेरी अपकमिंग वीडियोज़ के बारे में जानना है, नोटिफिकेशंस पानी है, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। चलिए बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर्स की ओर। अभी फेसबुक ने हाल ही में अपने ग्रीवेंस ऑफिसर को चुन लिया है, जिनका नाम है स्फूर्ति प्रिया। मैं बता दूं आपको, इससे पहले व्हाट्सएप ने भी अपने ग्रीवेंस ऑफिसर को चुन लिया था, जिनका नाम था परेश बी लाल। देखिए, मुझे यहाँ गूगल में कोई इमेज तो मिली नहीं इनकी, इसीलिए मैंने यहाँ कोई इमेज डाली नहीं है। ठीक है, तो एज़ पर सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज, आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, इंडियन यूज़र्स जो अलग अलग सोशल मीडियाज़ को यूज़ करते हैं, एप्लीकेशंस को यूज़ करते हैं, उसके कुछ डेटाज़ मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं। टोटल इंडियन पॉपुलेशंस में, इंडियन यूज़र्स में फेसबुक के टोटल यूज़र्स हैं 41 करोड़, व्हाट्सएप के 53 करोड़, इंस्टाग्राम 21 करोड़ एंड ट्विटर 1.7 करोड़। और जैसा कि आपको पता है, इंडिया के जो न्यू आईटी रूल्स है, उसके हिसाब से जो भी सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैं, जिनके 50 लाख से ज़्यादा यूज़र्स हैं, उनको एक ग्रीवेंस ऑफिसर, एक नोडल ऑफिसर और एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर को अपॉइंट करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारे इंडिया के नए आईटी रूल्स हैं। और जैसा कि आपको पता है, अभी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है ट्विटर को लेकर। मुझे समझ नहीं आता, फेसबुक ने अपॉइंट कर लिया, व्हाट्सएप ने अपॉइंट कर लिया, जिनके इतने सारे यूज़र्स हैं, ट्विटर को क्या कहाँ दिक्कत हो रही है समझ नहीं आती मुझे। जैक डॉर्सी में कहाँ प्रॉब्लम है, मुझे समझ में नहीं आती। एंड इवन इंडिया के जो एमडी है ट्विटर के, मनीष भूल रहे हैं, सॉरी, मनीष महेश्वरी, राइट, गॉट इट, मनीष महेश्वरी जो है, इनको पता नहीं दिक्कत कहाँ है। चलिए बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, अभी हाल ही में व्हाट्सएप के ग्रीवेंस ऑफिसर को भी कुछ दिनों पहले चुन लिया गया था। इनका नाम था परेश बी लाल। और बात करें फेसबुक की, तो ये 2004 में बनी थी। इसके हेडक्वार्टर्स कैलिफोर्निया में। इसके सीईओ है मार्क जुकरबर्ग, इवन द फाउंडर, ठीक है, वही है। एंड आपको ये पता होना चाहिए, फेसबुक ने व्हाट्सएप को 2014 में ख़रीद लिया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो अभी हाल ही में CAF वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 रिलीज़ हुई है। ये रिलीज़ की गई है चैरिटीज़ एड फाउंडेशन के द्वारा, जिसका एक्रोनिम है CAF। और रैंक के अनुसार इसमें मैं आपको बता दूं, टोटल 114 कंट्रीज़ को रैंक किया जाता है, जिसमें से इंडिया की रैंक है इस बार 14th। ये पिछले 10 सालों से बहुत बेहतर है। पिछले 10 सालों में इंडिया की रैंक थी 82, अभी ये 14 में आ गई है। बहुत ज़्यादा रिकमेंडेबल है ये, कमेंडेबल है ये, सॉरी। अगर बात कर ले रैंक की, तो सबसे टॉप पे है इंडोनेशिया, फिर है केनिया, फिर नाइजीरिया, म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया। देखिए, मैं आपको बता दूं, केनिया, नाइजीरिया, ये जो देश है, ये अपने बलबूते पे ऊपर नहीं आए हैं, बल्कि जो टॉप पे थे, जो टॉप 10 में थे, इनमें इनके रैंक में थोड़ी डिटोरिएशन हुई है। इसके कारण वो सारे देश नीचे आ गए हैं, थोड़े नीचे आ गए हैं, और ये देश ऊपर चले गए हैं। चलिए थोड़ा डेटा की बात कर लेते हैं। 2020 में देखा गया है कि 61% ऑफ इंडियन लोगों ने स्ट्रेंजर्स की मदद की है। 34% ऐसे लोग थे जिन्होंने फिज़िकली और मेंटली लोगों को वॉलंटियर किया है। एंड इवन 36% ऐसे लोग थे जिन्होंने पैसे देकर मदद की थी। मैं अगर पूरे वर्ल्ड की बात कर लूँ, तो ये करीब 55% ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्ट्रेंजर्स की मदद की थी। चलिए, ये देख पा रहे हैं आप डेटा, ठीक है। ये न्यूज़ मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी, सही में दिल खुश हो गया था बहुत देखकर। तो बात करते हैं CAF की, चैरिटीज़ एड फाउंडेशन की। तो ये बनी थी 1974 में। इसके अभी CAF इंडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव है मीनाक्षी बत्रा, और इसके हेडक्वार्टर्स है केंट, यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अभी हाल ही में भारतीय एयरटेल चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर को री एलेक्ट कर लिया गया है चेयरमैन ऑफ COAI के रूप में। COAI स्टैंड्स फॉर सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो COAI के चेयरमैन के रूप में दोबारा री इलेक्ट कर लिया गया है भारतीय एयरटेल के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर को, जिनका नाम है अजय पुरी जी। याद रखिएगा, अजय पुरी जी को चेयरमैन के रूप में, COAI के चेयरमैन के रूप में री इलेक्ट किया गया है। और यहाँ पर और एक अपॉइंटमेंट भी हुई है,
COAI के वाइस चेयरमैन के रूप में जो बने हैं प्रमोद कुमार मित्तल जी। ठीक है, ये देख पा रहे हैं, ये आपके लेफ़्ट साइड में है अजय पुरी जी, और राइट साइड में है प्रमोद कुमार मित्तल जी। चलिए बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने कहा, COAI स्टैंड्स फॉर सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये बनी थी 1995 में। इसके DG हैं अभी SP कोचर, और इसके हेडक्वार्टर्स हैं न्यू दिल्ली में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। विनेश फोगाट, इनको कौन नहीं पहचानता। तो अभी हाल ही में विनेश फोगाट जो हैं इंडियन रेसलर, तो इन्होंने अभी गोल्ड मेडल जीता है पोलैंड ओपन में 53 kg कैटेगरी में। इन्होंने क्रिस्ताइना बेरेजा जो यूक्रेन की रेसलर है, उनको हराकर गोल्ड मेडल जीता है पोलैंड ओपन में 53 kg कैटेगरी में। मैं आपको बता दूं, इस सेशन का ये इनका तीसरा जीत है। ठीक है, ये इनकी तीसरी जीत है। इससे पहले ये 2 ऑलरेडी जीत चुके हैं। जैसे कि मैंने यहाँ दिया है, पहला था मटेओ पेलिकॉन इवेंट जो कि मार्च में हुआ था, इसको भी इन्होंने जीता था। एंड इवन एशियन चैम्पियनशिप जो अप्रैल में हुआ था, वो उसको भी इन्होंने जीता था। ये इनकी 3rd विन है। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। पोलैंड ओपन 53 kg कैटेगरी में विनेश फोगाट उन्होंने गोल्ड जीता है। किनको हराकर? क्रिस्ताइना बेरेजा को हराकर, यूक्रेन की रेसलर। तो पोलैंड की बात करी थी हमने, पोलैंड ओपन है तो मैंने इसके बारे में थोड़ा दे दिया है, जस्ट एक इन्फॉर्मेशन। इसकी कैपिटल है वॉर्सो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की तरफ। अभी हाल ही में IIT रोपड़ ने इंडिया की पहली लो कॉस्ट पावर फ्री CPAP डिवाइस डेवलप की है, जिसका कि नाम दिया गया है जीवन वायु। चलिए इसके बारे में थोड़ी जान लेते हैं। जीवन वायु जो है ये एक CPAP डिवाइस है। ठीक है, ये बेसिकली जो हमारी नॉर्मली जो CPAP डिवाइस है, उसको उसके सब्स्टिट्यूट के रूप में हम इसको जीवन वायु को इस्तेमाल करने वाले हैं। CPAP डिवाइस है क्या? मैं आपको बता दूं, CPAP इट स्टैंड्स फॉर कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। इसका और एक फॉर्म भी है जिसको हम BiPAP बोलते हैं, BiPAP, इस जो दैट स्टैंड्स फॉर बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। बेसिकली ये ऑक्सीजन जनरेट करने के काम में लगता है। अब दिक्कत यहाँ ये हो जाती है, जो CPAP मशीन है वो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी काम नहीं कर सकती। तो अभी IIT रोपड़ ने जो डेवलप किया है, अब देख पा रहे हैं इमेज में, ये है डॉक्टर खुशबू राखा। ये असिस्टेंट प्रोफेसर है मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग की। इन्होंने अपने टीम के साथ ये डिवाइस बनाई है जिसका नाम दिया गया है जीवन वायु। ये विदाउट इलेक्ट्रिसिटी भी रन करेगी। ठीक है, बताया जा रहा है कि ये पर मिनट 20 से 60 लीटर्स ऑक्सीजन डिलीवर कर पाएगी। ठीक है, इवन इट वर्क्स विदाउट इलेक्ट्रिसिटी के बिना ये चलती है। ठीक है, एंड साथ साथ और एक बात मैं आपको बता दूं, ये दोनों तरह के ऑक्सीजन जनरेटर यूनिट्स में काम कर सकती है। जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो होते हैं, जो हमको देखा जाता है कभी कभी पेशेंट्स घर पे अगर रिकवर करने की कोशिश करते हैं, जिनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके लिए सेपरेट सिलेंडर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स लाया जाता है। तो एज वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स उस रूप में, एंड इवन जो ऑक्सीजन पाइपलाइंस है हॉस्पिटल्स में, उसके रूप में भी ये फंक्शन कर सकती है। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको कहा, ये डेवलप की गई IIT रोपड़ के डॉक्टर खुशबू राखा और उसके टीम के द्वारा। ठीक है, चलिए जैसे कि मैंने आपको कहा, ये दोनों तरह से फंक्शन कर सकती है, दोनों तरह के ऑक्सीजन जनरेटर यूनिट्स के रूप में फंक्शन कर सकती है। एक तो हो गया ऑक्सीजन सिलेंडर्स, और एक है ऑक्सीजन पाइपलाइंस जो कि हॉस्पिटल्स में ले जाई जाती है। तो CPAP और BiPAP का मैंने फुल फॉर्म बता दिया। CPAP तो बेसिकली नहीं है, CPAP है। CPAP स्टैंड्स फॉर कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, और BiPAP है बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। इसके सब्स्टिट्यूट के रूप में हम अभी जीवन वायु का इस्तेमाल करने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। IIT रोपड़ के द्वारा IIT रोपड़ अभी बहुत कुछ कर रही है, बहुत कुछ। चलिए बढ़ते हैं। तो अभी हाल ही में फ्लिपकार्ट जो है ई-कॉमर्स, फ्लिपकार्ट जो है, इन्होंने तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ एक प्रोजेक्ट पे पार्टनरशिप की है जिसका नाम है मेडिसिन फ्रॉम द स्काई। सॉरी, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। अभी जो ई-कॉमर्स जायंट है फ्लिपकार्ट, इन्होंने तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ एक प्रोजेक्ट पे पार्टनरशिप की है जिसका नाम है मेडिसिन फ्रॉम द स्काई। इस पर बेसिकली होगा क्या? इस पे बेसिकली फ्लिपकार्ट क्या करेगी, कुछ ड्रोन्स ये डिप्लॉय करेगी ऐसे रिमोट एरियाज़ में
जहाँ पर साधारणतः मेडिसिन्स और वैक्सीन्स ईज़िली अवेलेबल नहीं होती है, ठीक है। ये फ्लिपकार्ट उन ड्रोन्स की मदद से उन रिमोट एरियाज़ में वैक्सीन्स और मेडिकल सप्लाइज़ को डिलीवर करेगी, ठीक है। ये देख पा रहे हैं आप, ये इस तरह से मेडिसिन्स फ्रॉम द स्काई, ये इस प्रोजेक्ट का नाम है। तो बात हो रही है तेलंगाना की। मैं आपको बता दूं, जैसा कि आपको पता है, आई एम सॉरी, यहाँ 2007 क्यों लिख दिया मैंने, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तेलंगाना बनी थी 2 जून 2014 में, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। मैंने यहाँ गलती कर दी है एक, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। 2 जून 2014 में तेलंगाना बनी थी, आंध्र प्रदेश से अलग होकर। इसकी कैपिटल है हैदराबाद और इसके चीफ मिनिस्टर है के चंद्रशेखर राव। बात हो रही है फ्लिपकार्ट की, उसके बारे में मैं बता दूं आपको, ये बनी थी 2007 में। इसकी हेडक्वार्टर्स है बेंगलुरु में और इसके फाउंडर जो थे सचिन बंसल और विनय बंसल थे। अभी इसके सीईओ है कल्याण कृष्णमूर्ति। अच्छा, मैं यहाँ पर एक बात बताना आपको भूल ही गया, सीपीएपी मशीन ये मुझे बहुत बेहतर क्यों लगी, क्योंकि बताया जा रहा है इसकी कॉस्ट नियर अबाउट 3500 पड़ेगी, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है एंड बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। एंड इवन बताया जाता है कि ये उन पेशेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होंगी जिनको सोने के दौरान ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती है, जिसको हम स्लीप एपनिया भी बोलते हैं। स्लीप एपनिया ये बेसिकली है क्या, जो लोग सोते हैं, मतलब सोते वक्त जिनको सांस लेने में डिफ़िकल्टी होती है, जिनकी सांसें रुकने लगती है, तो उनको इससे जीवन वायु से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। इवन ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल भी होने वाला है, नियर अबाउट 3500 टू 4000, ठीक है। बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल ही है, बिकॉज अभी अगर ऑक्सीजन जनरेटर की बात कर लें तो वो करीब पड़ जाता है 70-80 हज़ार, ठीक है। तो उनसे तो ये बहुत ज़्यादा बेहतर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अभी हाल ही में नीति आयोग ने अनाउंस किया है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमोलॉजी, जो कि चेन्नई में बेस है, उसके द्वारा 4th नेशन वाइड सेरो सर्वे करवाया जाएगा। इससे पहले 3 सेरो सर्वे करवा चुके हैं, अभी 4th सेरो सर्वे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमोलॉजी के द्वारा करवाया जाएगा, ये नीति आयोग ने अनाउंस किया है। अब सेरो सर्वे है क्या? बेसिकली ये एक प्रोसेस है जिसमें ब्लड सैंपल्स को कलेक्ट किया जाता है, ये चेक करने के लिए कि उसमें आई स्मॉल जी कैपिटल जी इम्यूनोग्लोब्यूलिन जी जो एंटीबॉडी है वो किसी इंसान के बदन में है या नहीं, ठीक है। अगर वो होती है तो पता लगता है कि भैया वो बंदा पहले प्रीवियसली इन्फेक्टेड था कोविड-19 से, ठीक है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, सेरो सर्वे है क्या? सेरो सर्वे ये एक प्रोसेस है जिसमें ब्लड सैंपल्स को कलेक्ट किया जाता है, क्या चेक करने के लिए? प्रेजेंस ऑफ इम्यूनोग्लोब्यूलिन जी, ये एक एंटीबॉडी है, इसके प्रेजेंस को चेक करने के लिए, ठीक है, जिससे कि पता लग सके वो बंदा या वो इंसान प्रीवियसली कोविड-19 से इन्फेक्टेड था या नहीं, ठीक है। चलिए बात हो रही है नीति आयोग की। मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपको पता होगा, ये नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को बनी थी। प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग को ला दिया गया था। ये नीति आयोग, नीति स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके चेयरमैन है नरेंद्र मोदी। इसके प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन ऑलवेज प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर एज बिकॉज नरेंद्र मोदी जी है, इसके चेयरमैन भी नरेंद्र मोदी जी ही हैं। इनके सीईओ है अमिताभ कांत एंड वाइस चेयरमैन है राजीव कुमार। और जैसे कि मैंने आपको कहा, ये आईसीएमआर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमोलॉजी जो है ये चेन्नई में, इसकी हेडक्वार्टर जो है वो चेन्नई में है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने एक कैंपेन लॉन्च की है जिसका नाम है युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान। मैं अभी इसको समझाने के बाद एक सवाल पूछूंगा आप लोगों से, आंसर भी दे दूंगा मैं, पर आप लोग भी थोड़ा सोच लीजिएगा आंसर क्या था, ठीक है। चलिए मैं सवाल पूछ ही लेता हूँ। एक राबता मुहिम शुरू की गई थी, राबता मुहिम, इसी कोरोना से लेकर इससे जुड़ा हुआ कुछ था, ठीक है। मुझे उसके बारे में बताइएगा, ये कौन से स्टेट में शुरू हुई थी राबता मुहिम। इस टॉपिक को समझाने के बाद मैं आपको आंसर बता दूंगा, तब तक आप लोग आंसर सोच लीजिएगा, गूगल पर चेक मत कीजिएगा प्लीज़। तो चलिए देख लेते हैं। अभी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान स्टार्ट की है। बेसिकली ये रन की जाएगी किसके द्वारा? हायर एजुकेशन, ये कोलैबोरेशन में रन की जाएगी, ठीक है ना। ये कैंपेन जो है एक कोलैबोरेशन में रन की जाएगी, किसके बीच? हायर एजुकेशन एंड टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के बीच एंड पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के बीच
एक कोलैबोरेशन से इस कैंपेन को चलाया जाएगा। इससे क्या होगा, ये क्या करने क्या वाले हैं, ये वैक्सीनेशंस की जो बेनिफिट्स हैं और कोरोना से बचना कैसे है, ठीक है, वैक्सीनेशंस की जो बेनिफिट है और कोरोना से बचना कैसे है, इसके बारे में इंफॉर्मेशंस ये वाइडली स्प्रेड करेंगे, ठीक है, इस कैंपेन के द्वारा युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। इवन और एक बात मैं बता दूं आपको, रिकवरी रेट, मध्य प्रदेश की जो रिकवरी रेट बताई जा रही है, ये बहुत ज़्यादा हाई बताई जा रही है। मैंने इससे पहले आपको महाराष्ट्र की रिकवरी रेट बताई थी, आई डोंट रिमेंबर सो, आप लोगों को अगर याद है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इट वाज नियर अबाउट 97 और 98 पॉइंट समथिंग, वो भी ऐसा ही था। तो मध्य प्रदेश की रिकवरी रेट है 98.3। मध्य प्रदेश की बात हो रही थी, इसकी कैपिटल है भोपाल, इसके चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अभी हाल ही में सत्य नडेला, जो कि पहले से ही सीईओ है माइक्रोसॉफ्ट के, उनको सीईओ के साथ साथ, सीईओ तो वो है ही है, उसके साथ साथ उनको न्यू चेयरमैन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट भी चुन लिया गया है, ठीक है। मैं दोबारा दोहराता हूँ, अभी माइक्रोसॉफ्ट ने एक नई अपॉइंटमेंट की है, सत्य नडेला जो कि सीईओ है माइक्रोसॉफ्ट के, उनको न्यू चेयरमैन चुन लिया है। इसके साथ साथ और एक अपॉइंटमेंट भी हुई है, माइक्रोसॉफ्ट ने अपने फॉर्मर चेयरमैन जो थे उनके, जॉन थॉमसन, उसको एज अ लीड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चुन लिया गया है। मैंने दोनों की इमेजेस इंक्लूड कर दी है, इधर देख लीजिएगा आप लोग। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये है सत्य नडेला आपके लेफ्ट पर और ये है जॉन थॉमसन, ठीक है, फॉर्मर चेयरमैन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। अभी ये लीड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन गए हैं और ये सत्य नडेला जी सीईओ एंड चेयरमैन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट बन गए हैं। माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो ये 1975 में बनी थी, इसके हेडक्वार्टर्स है वाशिंगटन डीसी में, और इसके सीईओ जैसा कि मैंने कहा सत्य नडेला जी हैं। अभी ये इंडिया से बिलोंग करते हैं, बहुत गर्व की बात है हमारे लिए ये। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अभी हाल ही में कॉन्फ्रेंस ऑफ ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटीज़ 2021 आयोजित किया गया था। ये आयोजित किया गया था आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। ये 3 डे वर्चुअल कॉन्फ्रेंस है, ठीक है। इसकी थीम है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। आपको दोबारा बता दूं, अभी हाल ही में आईआईटी बॉम्बे के द्वारा ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटीज़ 2021 कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था, ठीक है। ये 3 दिन की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस है, इसकी थीम है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ठीक है। बात कर रहे हैं ब्रिक्स की, तो मैं आपको बता दूं, ब्रिक्स 2006 में बनी थी। इसमें पहले ये ब्रिक हुआ करती थी, BRIC, ब्रिक। 2010 में साउथ अफ्रीका के जुड़ने के बाद ये ब्रिक्स बन गई। ब्रिक जो एक्रोनिम है, ये स्टैंड्स फॉर एवरी इंडिविजुअल कंट्री, ठीक है, मीन्स एवरी अल्फ़ाबेट, जो हर एक अल्फ़ाबेट है वो अलग अलग कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। जैसे B स्टैंड्स फॉर ब्राज़ील, R स्टैंड्स फॉर रशिया, I स्टैंड्स फॉर इंडिया, C स्टैंड्स फॉर चाइना एंड S फॉर साउथ अफ्रीका। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये बहुत कम लोगों को पता है कि ये जो ब्रिक्स नाम है, ये ब्रिक्स जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बनने से 5 साल पहले ये नाम सजेस्ट किया गया था। ये सजेस्ट किया गया था जिम ओ नायल के द्वारा। ये कौन है? ये गोल्डमैन सैक्स के मेंबर हैं। गोल्डमैन सैक्स क्या है? गोल्डमैन सैक्स ये एक ग्रुप है, अमेरिकन मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक है, ठीक है। ये एक इनकॉर्पोरेटेड ग्रुप है जो कि अमेरिका के एक मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक है। इवन ये फाइनेंशियल सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। मैं अगर बताऊं आपको तो ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, सिक्योरिटीज़, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, कंज्यूमर बैंकिंग, साथ साथ जो कॉरपोरेशंस हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट्स हैं, इन सबको फाइनेंशियल सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। तो चलिए गोल्डमैन सैक्स के बारे में एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये उतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं, फिर भी मैं बता देता हूं आपको। गोल्डमैन सैक्स 1869 में बनी थी, ठीक है। ये बनाई गई थी मार्कस गोल्डमैन के द्वारा 1869 में। तो इसका नाम जो है बहुत रिलेट करता है 2 बंदों के नाम से। तो गोल्डमैन जो थे, ये गोल्डमैन जो नाम आया है ये मार्कस गोल्डमैन से आया है। एंड जो सैक्स है ये इनके दामाद का नाम था, सैमुअल सैक्स। 1869 में मार्कस गोल्डमैन ने गोल्डमैन बनाया था, गोल्डमैन ग्रुप। उसके बाद 1882 में इनके दामाद जो थे सैमुअल सैक्स, इन्होंने इनको ज्वाइन किया था। उसके बाद से नाम पड़ गया गोल्डमैन सैक्स ग्रुप, ठीक है। तो ये एक अमेरिकन मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक है, इसके हेडक्वार्टर्स है न्यूयॉर्क में। और मैं यहाँ पे एक बात और बता दूँ आपको, ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है
इसमें करीब 18 एक्सपर्ट्स ने पार्टिसिपेट किया था जो कि ब्रिक्स नेशंस के थे। जैसे कि मैंने कहा ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, इनसे 18 एक्सपर्ट्स इस कॉन्फ्रेंस में जुड़े हुए थे एंड इवन 100 स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स एंड फैकल्टीज़ थे इसमें, ठीक है, जो कि इन 5 कंट्रीज़ से बिलोंग करते हैं। अब एक चीज़, जैसा कि आपको पता है 13th ब्रिक्स समिट जो होने वाली है वो इंडिया में होने वाली है 2021 में। देखिए वो इनका ये बहुत ईजी होता है, इनके समिट्स के बारे में पता लगाना बहुत ईजी होता है। जैसे कि इनका नाम जैसे है 1 बाय 1 ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, तो इसी के हिसाब से इनके मीटिंग्स भी, समिट्स भी होते हैं। जैसे इस बार 13th ब्रिक्स समिट 2021 इंडिया में होने वाली है। अगर आपको सवाल आता है एग्ज़ाम में कि 12th ब्रिक्स समिट या फिर इससे पहले वाली जो ब्रिक्स समिट है वो कहाँ हुई थी, तो ब्रिक्स के अनुसार इंडिया के पहले कौन सा नाम आता है? रशिया। नॉर्मल सी बात है, रशिया में होगी। अगर आपको पूछा जाता है 14th ब्रिक्स समिट कहाँ होने वाली है, तो आपको पता है ब्रिक्स के अनुसार आई के बाद आता है सी, तो चाइना। नॉर्मल सी बात है ये, तो ये बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अभी हाल ही में एडीबी ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को $484 मिलियन की लोन की अप्रूवल दे दी है। बेसिकली ये लोन किस लिए लिया जा रहा है? जो CKIC है, चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, तमिलनाडु में, इसके ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के इम्प्रूवमेंट के लिए ये लोन लिया जा रहा है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ आपसे, एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इन्होंने अभी अप्रूवल दे दी है इंडियन गवर्नमेंट को $484 मिलियन की लोन की, ठीक है, जो कि चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर CKIC जो है तमिलनाडु में, इसके ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी एंड इवन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को इम्प्रूव करने के लिए ये लोन लिया गया है। अब मैं आपको बता दूं, ये जो CKIC है ना, चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इट इज़ अ पार्ट ऑफ ECEC। ये जो CKIC है, चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर जो इंडिया का प्रोजेक्ट है, इसका एक पार्ट है, ठीक है। तो ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात करें तो ये वेस्ट बंगाल से तमिलनाडु तक स्ट्रेच होती है, ठीक है। ये प्रोजेक्ट काम करेगा, ठीक है। इसके जो लीड पार्टनर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, एंड एडीबी इसमें लीड पार्टनर है इसके। चलिए, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, $484 मिलियन लोन टू इम्प्रूव ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी एट CKIC इन तमिलनाडु। CKIC स्टैंड्स फॉर चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। जैसे कि यहाँ मैंने दे दिया है, CKIC इज़ अ पार्ट ऑफ ECEC, ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये कहाँ से कहाँ तक स्ट्रेच करती है? वेस्ट बंगाल से तमिलनाडु तक। याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये वेस्ट बंगाल से तमिलनाडु तक स्ट्रेच करेगी ये प्लान, ठीक है, ये कॉरिडोर। बात करें एडीबी की, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका फाउंडेशन 1966 में हुआ था। इसके हेडक्वार्टर्स है मनीला, फिलीपींस में, जो कि फिलीपींस की कैपिटल भी है मनीला। और इसके अभी हाल ही में, मतलब अभी फ़िलहाल जो प्रेसिडेंट है वो है मसत्सुगा असकावा। और बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। चेन्नई के बारे में एक बात आपको जाननी चाहिए कि चेन्नई पहले मद्रास थी, मद्रास से इसका नाम चेन्नई लाया गया, ये पता होगा बहुतों को, पर ईयर कौन सी थी? 1996 में मद्रास को रीनेम किया गया था चेन्नई से, ठीक है। तो तमिलनाडु की बात हो रही है। इसके हाल ही में CM बने हैं MK स्टालिन इलेक्शंस के बाद, और इनके जो गवर्नर हैं वो है बनवारीलाल पुरोहित जी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अभी हाल ही में तेलंगाना गवर्नमेंट ने एक एक्सीलरेटर प्रोग्राम लॉन्च की है, ठीक है, जो कि अंडर तेलंगाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन पे आता है। इसका नाम है रेवअप। सॉरी, मैं दोबारा इसको रिवाइंड कर देता हूँ, ठीक है। बेसिकली तेलंगाना गवर्नमेंट ने अभी एक एक्सीलरेटर प्रोग्राम शुरू किया जिसका नाम है रेवअप, जो कि तेलंगाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन के अंडर आता है। अभी इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप्स के ग्रोथ स्टेज के लिए डिज़ाइन किया गया है, इस एक्सीलरेटर प्रोग्राम को, ठीक है। देख लेते हैं, ये मैंने एक पिक्चर ऐड की है इसमें, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। इसको पावर किया जाएगा NASSCOM के द्वारा, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू इट, ये बता रहे हैं कि ये आइडेंटिफाई करेंगे एंड प्रमोट करेंगे इनोवेशंस को, नए इनोवेशंस को, नए AI सॉल्यूशंस को, इवन जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको
ये एआई उन एआई सॉल्यूशंस के द्वारा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं दोबारा एक बार बता देता हूँ, ये जो एक्सीलरेटर प्रोग्राम है इसको पावर किया जाएगा नैस्कॉम के द्वारा, ठीक है। ये करेगी क्या, अंडर टीएम स्ट्रैटेजी, ठीक है। ये उन इनोवेशंस को आइडेंटिफाई करेगी और प्रमोट करेगी, साथ साथ जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगी इन एआई सॉल्यूशंस के द्वारा। और एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, बताया जा रहा है ये जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, ठीक है, इसको द टॉर्च बियरर फॉर फ्यूचर एआई इनिशिएटिव्स भी कहा जा रहा है। फ्यूचर में जो भी एआई इनिशिएटिव्स इंडिया में होंगी उसका एक टॉर्च बियरर मीन्स रिप्रेजेंटेटर, ठीक है, कहा जा रहा है इसको। तो बात करें तेलंगाना की, तो बात कर लेते हैं, जान लेते हैं इसके कैपिटल के बारे में। कैपिटल है हैदराबाद। और जैसे कि मैंने आपको कहा कुछ ही देर पहले, इसकी ये बनी थी 2 जून 2014 को। इसके सीएम है के चंद्रशेखर राव और गवर्नर है तमिलाई सौंदरराजन, ठीक है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और जैसा कि मैंने कहा, अगर अच्छा लगता है तो मेरी हौसला अफजाई के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट डे करंट अफेयर्स के साथ। टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।